नमस्कार, मैं विनोद चंद्र भट्ट, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लिक्विड या वाटर कूलिंग सिस्टम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज मैं आपको लिक्विड या वाटर कूलिंग सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले मुख्य भाग एवं उनके कार्यों के विषय में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ वाटर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग सिस्टम: वाटर जैकेट, हॉज पाइप, वाटर पंप, फैन, थर्मोस्टेट, रेडिएटर, रेडिएटर प्रेशर कैप, कूलेंट रिकवरी टैंक। वाटर जैकेट सिलेंडर ब्लॉक और हेड में वो रास्ते जहां से पानी या कूलेंट इंजन के विभिन्न भागों में जाते हैं और इन्हीं मार्गों से होते हुए वापस रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंचते हैं, वाटर जैकेट्स कहलाते हैं। ये देखिए, पार्ट्स के बीच में स्थान बना रखा है, ये वाटर जैकेट्स। सेकेंड, हॉज पाइप। हॉज पाइप रबर की ट्यूब नालियां या ट्यूब होती है। ये इनका संबंध रेडिएटर का संबंध वाटर पंप से और इंजन के आउटलेट मार्ग से जोड़ने के लिए हॉज पाइप का प्रयोग किया जाता है। ये रबर की बनी हुई होती हैं। वाटर पंप इंजन में प्रयोग होने वाला पंप सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है। ये सिलेंडर ब्लॉक या हेड के आगे की तरफ लगता है, इंजन के आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ। वाटर पंप फैन बेल्ट द्वारा क्रैंक शाफ्ट पुली द्वारा घुमाया जाता है। वाटर पंप की शाफ्ट पर पंप हाउसिंग के अंदर के एंड पर इस शाफ्ट में इंपेलर लगा होता है। यह शाफ्ट पंप हाउसिंग में बेरिंग की सहायता से फिट रहती है। पंप में एक वाटर सील का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण पंप हाउसिंग से पानी की लीकेज नहीं होती है और बेरिंग भी पानी के जाने से बच जाता है, यानी पानी वहां तक नहीं जाता है इस सील के कारण। इंजन के चलने पर जब इंपेलर घूमती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रेडिएटर के लोअर टैंक से पानी को खींचकर पानी की फोर्स के साथ इंजन के सभी भागों तक पहुंचाती है। फैन वाटर पंप की शाफ्ट पर ऊपर की ओर एक पंखा लगा होता है। ये पंखा वाटर पंप की जो शाफ्ट है उसके आगे की साइड, रेडिएटर की साइड को पुली के ऊपर लगा होता है, जिससे वाटर पंप को घुमाया जाता है। ये पंखा रेडिएटर की बाहर की ठंडी हवा को अंदर की ओर खींचता है, जिससे रेडिएटर के अपर टैंक से लोअर टैंक के बीच में जो कूलेंट जाता है वो नालियों से होकर गुजरता है। तो उसके नालियों के चारों ओर फिन्स लगे होते हैं, सारी गर्मी नालियों में और उसकी फिन्सों में आ जाती है। तो ये ज्यादा मात्रा में हवा खींचता है, तो हवा टकराते हुए उस गर्मी को अपने साथ ले जाती है और एटमॉस्फेयर पे छोड़ देती है। ये इंजन की लो स्पीड में ज्यादा फायदेमंद है। ज्यादा स्पीड में तो खुद ही हवा का प्रेशर खुद ही आ जाता है रेडिएटर टकराने के लिए। आजकल के जो नए इंजन हैं उनमें इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फैन लग रहे हैं, जो सेंसर के द्वारा, जिनमें सेंसर भी लगा हुआ है, ताकि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ऑटोमेटिकली चल जाते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व, यह वाल्व इंजन से पानी के निकासी मार्ग यानी आउटलेट पर लगा होता है, सिलेंडर हेड और रेडिएटर के अपर टैंक हॉज के मध्य में। वह टेम्परेचर जिस पर थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है उसे थर्मोस्टेट वाल्व की थर्मोस्टेट रेटिंग कहते हैं या कहलाता है। थर्मोस्टेट का मुख्य कार्य इंजन को जल्दी से जल्दी उसके कार्यकारी ताप तक पहुंचाना होता है तथा उस कार्यकारी ताप को बनाए रखना होता है। यह एक विशेष प्रकार के वाल्व होते हैं जिनमें ऐसे द्रव भरे जाते हैं जो स्वतः ही एक निश्चित तापमान में 70 से 90 के बीच में, अलग अलग रेटिंग के आते हैं, पर वो जो मटेरियल भरा रहता है वो भाप बन जाता है और भाप बन के वाल्व को खोल लेता है। जब इंजन का तापमान कम होता है तो यह वाल्व अपनी सीट पर बैठा रहता है और इंजन से जो पानी आता है वो ठंडा है, तो वो उसी को क्या करता है, बाईपास मार्ग द्वारा इंजन में वापस रिसर्कुलेट कर देता है। इस प्रकार क्या होता है, यथाशीघ्र इंजन अपने वर्किंग टेम्परेचर पे आ जाता है।
और जब इंजन में एक निश्चित टेम्परेचर आ जाता है, उसका वर्किंग टेम्परेचर आ जाता है, तो ये क्या करता है, वाल्व में ओपन हो जाता है और वहां से मेन रास्ता खुल जाता है और बाईपास बंद हो जाता है, जिसके थ्रू गर्म कूलेंट या पानी सीधे रेडिएटर के अपर टैंक में पहुंच जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। हीटिंग एलिमेंट के आधार पर पुराने समय में बैलो टाइप लगते थे, जिसमें एक बैलो में इथाइल भरा रहता था। इथाइल गर्म होकर भाप बन जाएगा और वाल्व को ओपन कर देगा। आजकल वैक्स टाइप होते हैं, जिसमें वैक्स की पैलेट होती है। थोड़ा सा इनके बनावट में अंतर होता है, बाकी वर्किंग सेम है। ये आजकल के पैलेट टाइप, वैक्स पैलेट टाइप थर्मोस्टेट वाल्व है, देख लीजिए। रेडिएटर एक हीट एक्सचेंजर का काम करता है। यह कूलेंट की गर्मी को इसके अपर टैंक से लोअर टैंक में पहुंचाने के समय हटाता है गर्मी को। कैसे हटाता है? ये रेडिएटर से अपर टैंक और लोअर टैंक के मध्य में आपस में पतली नालियों के जरिए जुड़े होते हैं। इन नालियों के चारों ओर, जिनको रेडिएटर कोर कहते हैं, इन नालियों के चारों ओर पतले पतले फिन्स बने होते हैं। फिन्स के कारण क्या होता है, गर्मी को विस्तार के लिए स्थान मिलता है और साथ ही हवा टकराने के लिए भी बहुत ज्यादा स्थान हो जाता है। अब फिन्सों में सारी गर्मी रेडिएटर के अपर टैंक से लोअर टैंक में जाते हुए कूलेंट की सारी गर्मी नालियों में और फिन्स में आ जाती है। तो वहां से जब हवा टकराती है तो अपने साथ इस गर्मी को लेकर वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार रेडिएटर के लोअर टैंक में जो पानी पहुंचता है वो ठंडा हो जाता है और इस पानी को पुनः रिसर्कुलेट किया जाता है। इस प्रकार रेडिएटर इस सिस्टम में हीट एक्सचेंजर का काम करता है। प्रेशर कैप। रेडिएटर प्रेशर कैप एक रिलीज वाल्व के समान कार्य करता है। इसके खुलने के लिए एक अधिकतम तापमान निर्धारित किया जाता है। जब रेडिएटर के अंदर द्रव या कूलेंट का प्रेशर 15 psi से अधिक हो जाता है, 0.25 स्क्वायर इंच से अधिक हो जाता है, तो इसके दबाव से सिस्टम में प्रेशर वाल्व खुल जाता है और गर्मी के कारण फैला हुआ कूलेंट जो होता है, गर्मी के साथ ओवरफ्लो पाइप द्वारा कूलेंट रिकवरी टैंक में पहुंच जाता है। इस प्रकार के रेडिएटर कैप्स में दो वाल्व होते हैं, प्रेशर वाल्व और वैक्यूम वाल्व। जो ये रेडिएटर प्रेशर कैप होती है, इसके 4 मुख्य कार्य हैं। एक काम तो ये क्या होता है, ये कूलिंग सिस्टम को सील रखता है ताकि सिस्टम में बाहर की गंदगी और मैल न जाए और उससे सिस्टम बचा रहे। दूसरा क्या होता है, ये कूलिंग सिस्टम में प्रेशर को बनाए रखता है ताकि सिस्टम में जो लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए। प्रेशर कैप का तीसरा कार्य है, प्रेशर कैप गर्मी के कारण जो कूलेंट फैलता है और उसका वहां प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर होने पर वो क्या करता है, प्रेशर वाल्व को खोल देता है और ओवरफ्लो यानी प्रेशर वाल्व वहां से ओवरफ्लो पाइप का रास्ता खोलता है और वहां से कूलेंट रिकवरी टैंक में पहुंच जाता है। तीसरा काम है। और चौथा काम है, जैसे कूलिंग सिस्टम ठंडा होगा, इंजन बंद कर दिया, कूलिंग सिस्टम ठंडा हो गया, तो सिस्टम तो सील है एटमॉस्फेयर से। अब वहां जो कूलेंट बाहर निकला है उसकी कमी हो जाएगी तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो वैक्यूम वाल्व खुल के, जब वैक्यूम वाल्व खुलता है तो वो कूलेंट रिकवरी टैंक से कूलेंट को वापस सिस्टम में आने देता है। आप ये चित्र में देखिए, ये वैक्यूम वाल्व बना रखा है और प्रेशर वाल्व है। ये दो वाल्व इस प्रकार काम करते हैं और सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, ये कूलिंग सिस्टम को। अगला है कूलेंट रिकवरी टैंक। कूलेंट रिकवरी टैंक यह सिस्टम में कूलेंट के लेवल को हर समय फुल बनाए रखता है। यह रेडिएटर प्रेशर कैप के साथ संयुक्त रूप से काम करता है। जब इंजन गर्म होता है तो कूलेंट फैलता है और ओवरफ्लो पाइप द्वारा रिकवरी टैंक में आता है। जब इंजन ठंडा होता है तो कूलेंट सूख होता है और सिस्टम में वैक्यूम उत्पन्न होता है और वैक्यूम और प्रेशर
कैप के वैक्यूम वाल्व के खुलने से रिकवरी टैंक द्वारा कूलेंट वापस सिस्टम में आता है। इसके द्वारा सिस्टम में क्या होता है, एयर को रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है, और साथ ही रस्ट भी रिड्यूस होती है। इसके लगाने से क्या होता है, सिस्टम में हर टाइम कूलेंट का लेवल फुल रहता है, तो क्या होता है, बार बार रेडिएटर को खोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।